Hello students, welcome to online video class. Today we will discuss about Indian Education Commission 1882, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1857 में भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। इस आंदोलन को 1857 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के शासन की बागडोर कंपनी के स्थान पर स्वयं संभालने का निर्णय लिया और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने इस आशय का एक आदेश जारी किया और तभी से इस देश में ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन कानून लागू हुआ और लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल एंड वायसराय नियुक्त किया गया। इसके बाद 1861 में ब्रिटेन सरकार ने इंडियन लॉजिस्टिक एक्ट पास किया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक प्रांत में विधान परिषदें का गठन किया गया, जिनमें भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व शामिल किया गया और धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासन सुदृढ़ होती गई। भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के बाद सरकार का ध्यान भारतीय शिक्षा पर गया। इधर भारत में भारतीय और उधर इंग्लैंड में ईसाई मिशनरी भारतीय शिक्षा में परिवर्तन की मांग कर रहे थे। इस हेतु ईसाई मिशनरियों ने इंग्लैंड में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नामक संस्थान का गठन भी किया और उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए बराबर दबाव डाल रहे थे और वुड डिस्पैच की घोषणा नीति 1854 के अनुसार भारत शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। अनुकूल अवसर जानकर जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल में लॉर्ड रिपन से भेंट की और उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उनसे भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने का निवेदन भी किया। लॉर्ड रिपन ने उन्हें भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया। वैसे भी इस देश में 1854 की शिक्षा नीति लागू हुए अभी 25 वर्ष भी से भी अधिक हो चुके थे, उस पर पुनर्विचार होना आवश्यक था। अतः लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 20 सदस्य रखे गए, जिनमें 7 जो मेंबर्स थे वो इंडियंस थे और तत्कालीन काउंसिल के सदस्य पर सर विलियम हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे, इसलिए इस आयोग को हंटर कमीशन भी कहा जाता है। हम देखेंगे कमीशन एरिया, आयोग का कार्य क्षेत्र। लॉर्ड रिपन को सबसे अधिक चिंता भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास की थी, इसलिए उन्होंने आयोग को निम्नलिखित समस्याओं पर अध्ययन करने और उसके संदर्भ में सुझाव देने की बात की। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि वुड डिस्पैच द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ है और वह किस नीति और उस नीति में क्या परिवर्तन होना आवश्यक है, इस बात पे फोकस किया गया। नेक्स्ट है भारत में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है और उसके सुधार एवं विकास के लिए क्या उपाय करने चाहिए। थर्ड है क्या सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा पड़ रही है, इस पे भी फोकस किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है, इस संबंध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशनरी स्कूलों की क्या भूमिका है,
इस संबंध में शिक्षा के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। और लास्ट है, भारत में शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों की कितनी भूमिका है, इस पर सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। इन सारे तथ्यों पर सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर सबसे पहले विचार किया गया। सबसे पहले आयोग का कार्यक्षेत्र इन सभी पर निर्धारित किया गया। उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट हम देखते हैं। कमीशन का या आयोग का प्रतिवेदन। आयोग ने 7 वीक तक कलकत्ता में शिक्षा संबंधी पूर्व सरकारी दस्तावेजों विशेषकर वुड डिस्पैच की गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद उसके सदस्यों ने 7 मंथ्स तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया। इसके बाद सब बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और अंत में यह निर्णय प्रतिवेदन के रूप में तैयार किया गया। और यह प्रतिवेदन तैयार कर मार्च 1883 में उसे सरकार को प्रेषित कर दिया। यह प्रतिवेदन 770 पेजों का एक बृहद दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं पर विस्तार से सुझाव दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सजेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। अगर देखा जाए तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 के क्रियान्वयन एवं परिणामों को अध्ययन करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करने और उसमें विकास तथा सुधार के उपाय खोजने हेतु की गई थी। परंतु उसने तत्कालीन भारतीय शिक्षा नीति का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया और उसके समस्त पहलुओं पर अपने निम्न सुझाव दिए, जो इस तरह से उसका हम लोग क्रमबद्ध वर्णन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है कि वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 के संबंध में सुझाव। आयोग ने सामान्यतः वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 का समर्थन किया। उसने यह अनुभव किया कि इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन निष्ठा के साथ नहीं किया गया था। साथ ही उसने इस शिक्षा नीति में परिवर्तन हेतु मुख्य रूप से 2 सुझाव भी दिए। फर्स्ट था कि सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो स्थानीय निकायों जिसमें नगर पालिका और जिला परिषदों पर छोड़ दे और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व तो व्यक्तिगत संस्थाओं के और संगठनों के हाथ में छोड़ दे। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो स्थानीय निकाय जिसमें ग्राम नगर पालिका और आपके जिला परिषद आएंगे, और उच्च शिक्षा जो है का उत्तरदायित्व तो आपके व्यक्तिगत संस्थाओं के और संगठनों के हाथों में दे दिया जाए। नेक्स्ट है सरकार सहायता अनुदान प्रणाली में उदार नीति अपनाए। और इस संबंध में आयोग ने जो सुझाव दिए वो ये था कि विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन और छात्रों की स्कॉलरशिप के साथ साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालय आदि के लिए भी अनुदान दिया जाए। सहायता अनुदान के नियम सरल एवं उदार बनाया जाए, क्योंकि वुड डिस्पैच में जो सहायता अनुदान प्रणाली के जो नियम थे वो बहुत कठोर थे, लेकिन हंटर कमीशन में सहायता अनुदान प्रणाली के नियम को सरल और उदार बनाया गया। और सहायता अनुदान के नियमों को प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए। सहायता अनुदान के नियम अलग अलग मदों के लिए अलग अलग बनाए जाए। नेक्स्ट है हमारा सहायता अनुदान के सभी नियमों को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य में लगे हुए सभी व्यक्तियों विशेषकर प्रिंसिपल से अवगत कराया जाए और इनका प्रकाशन पब्लिकेशन भी कराया जाए। किसी भी विद्यालय के किसी भी मद हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जाए। उसी के आधार पर सहायता अनुदान प्रणाली देने की बात हंटर कमीशन में की गई। विद्यालयों को सहायता अनुदान की धनराशि समय से पहुंचाया जाए और जिन विद्यालयों में सहायता अनुदान दिया जा रहा है उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए और जो भी सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा जो भी फंड दिया जा रहा है उसे अकारण बंद न किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वुड डिस्पैच में
के जो भी सहायता अनुदान प्रणाली में जो कठोर नियम थे उनको सरल एवं उदार बनाने की बात करने के साथ ही जो सहायता अनुदान प्रणाली दी जा रही है उसमें प्रिंसिपल का हस्तक्षेप हो, वो स्कूल का सुपरविजन निरीक्षण करते हुए दिया जाए और अकारण ही उसे बंद नहीं करने, ये सारे बातों पर हंटर कमीशन ने फोकस किया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, टिप्स रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन। फर्स्ट देखेंगे इसमें प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, आपके एजुकेशनल प्राइमरी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त का भार स्थानीय निकायों को सौंपने के का सुझाव दिया, जिसमें कि जिला नगर पालिका और जिला परिषद जो होंगी वो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेंगी, साथ ही ये अपने अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, शिक्षण का वेतन का भुगतान भी करेंगी और भी जो अन्य प्रकार के शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो खर्च आएंगे वो सारे का व्यय आपको स्थानीय निकायों जिसमें नगर पालिका और जिला परिषदों के द्वारा की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट एम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में दो प्रमुख सुझाव निर्धारित किया, एक जन शिक्षा का प्रसार और दूसरा व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। तो इससे हम देखते हैं कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उसमें जन शिक्षा का प्रसार और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा पर अधिक बल दिया। फिर देखेंगे करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। आयोग ने अपनी दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने पाठ्यक्रम के संबंध में करिकुलम के लिए निम्न सजेशंस दिए। उसमें था कि प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या प्रांतों की अपनी परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए, मतलब हर प्रांत के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा होगी और उसमें प्रांतीय भाषा और प्रांतीय व्यवहार मानदंडों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रांत की प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या में व्यवहारिक गणित, बही खाता, सरल विज्ञान और आरोग्य विज्ञान का सामान्य ज्ञान कराया जाए और साथ ही साथ स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि, पशुपालन, कताई, बुनाई आदि किसी एक प्रकार की सामान्य शिक्षा सभी को दी जाए। इस तरह की शिक्षा का प्रावधान हंटर कमीशन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में की गई। फिर है मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को इन भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया और प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों, नॉर्मल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की सुझाव दी और आयोग की सम्मति में प्रत्येक विद्यालय निरीक्षण के क्षेत्र में कम से कम एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय होना आवश्यक बताया। और साथ ही उन्होंने प्राथमिक देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन दी जिसके भवन निर्माण और अध्यापकों का वेतन का भुगतान जो है किया जाए। साथ ही जो निर्धन छात्र हैं, जो पुअर चाइल्ड है, उन्हें स्कॉलरशिप देने की बात की जाए और शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात इस तरह से किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे टिप्स रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो सुझाव दिए उसमें यह था कि सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाए, परंतु जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक स्कूल खोले नहीं जा सकते हैं वहां सरकार स्वयं माध्यमिक विद्यालय खोले। उनका कहने का मतलब ये था, ये सुझाव था माध्यमिक शिक्षा को लेकर कि जो प्रांत में अगर धनी व्यक्ति है तो वही माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करे, अगर उनके द्वारा नहीं होती है तब सरकार माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करे और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करे।
परंतु ऐसा स्कूल किसी जिले में एक से अधिक न खोला जाए। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने में उदारता बरती जाए और किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाए। अब हम देखेंगे एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा के सेकेंडरी एजुकेशन के दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए, जिसमें था कि सामान्य जीवन की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी। इस तरह से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए थे। थर्ड है माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर 2 पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया, जिसमें ए कोर्स और बी कोर्स थे। तो ए कोर्स में साहित्यिक पाठ्यक्रम होगा और यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो उस शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया जाएगा और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। करिकुलम के अंतर्गत बी कोर्स में बताया गया कि यह पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम होगा और यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे और अपनी रोजी रोटी कमाना चाहेंगे, फिर उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाएगा और अंग्रेजी के अध्ययन को अनिवार्य बताया जाएगा। नेक्स्ट जो सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर उनका सजेशन था कि मीडियम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का माध्यम का जो मीडियम होगा वो आप के संदर्भ में उन्होंने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। इसका अर्थ यह था कि उसने वुड डिस्पैच में जो अंग्रेजी को माध्यम बनाए रखने के ही वो समर्थन की बात करते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का स्तर उठाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने पर बल दिया और प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की बात भी वे करते हैं। नेक्स्ट है टिप्स रिगार्डिंग ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। इसके संदर्भ में उन्होंने फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया कि सरकार को उच्च शिक्षा का भार भी भारतीय जनता पर छोड़ देनी चाहिए। राजकीय महाविद्यालय केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाए जहां की जनता इन्हें खोलने में असमर्थ हो, जहां इनकी मांग हो। आयोग ने गैर सरकारी महाविद्यालयों की वित्त व्यवस्था के संबंध में सुझाव दिया कि सरकार महाविद्यालयों के सभी मदों के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दे। साथ ही यह सुझाव दिया कि अनुदान महाविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षार्थियों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए। उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसमें था कि उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो, नैतिक उत्थान हो, प्रकृति धर्म और मानव धर्म का ज्ञान कराया जाए और नागरिकों के कर्तव्य का ज्ञान कराया जाए। उस शिक्षा का माध्यम के संदर्भ में उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया और इसका मतलब था कि उन्होंने गुड डिस्पैच के आधार पर माध्यमिक शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम आपके अंग्रेजी को ही बताया। उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या के संदर्भ में उनका सुझाव था कि जो छात्र है वो अपनी रुचि के विषय के आधार पर चुनाव करे और दूसरा सुझाव था कि नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया गया और विशेष प्रकार की पुस्तकें तैयार करने का सुझाव दिया गया जिनमें प्रकृति धर्म, मानव धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन हो, ऐसा। नेक्स्ट हम देखेंगे टिप्स रिगार्डिंग ऑफ विमेन्स एजुकेशन। सरकार ने आयोग ने यह स्वीकार किया कि उस समय भारत में स्त्री शिक्षा बहुत कम थी, इसलिए उसने भारत में स्त्री शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न सुझाव दिए, जिसमें फर्स्ट है आपके स्थानीय निकायों को बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए शिक्षा व्यय का एक निश्चित प्रतिशत निश्चित करना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां बालिकाओं के लिए निश्चित रूप से बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाए। बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। निर्धन बालिकाओं को छात्रवृत्तियां दी जाए। बालिकाओं के लिए छात्रावासों का हॉस्टल का प्रबंध किया जाए और सरकार को बालिका विद्यालय को अनुदान देने के नियम सरल बनाने चाहिए और उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान देने की बात करके उन्होंने इस शिक्षा के विकास
के पक्ष में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट है हमारे टिप्स रिगार्डिंग ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। हंटर कमीशन ने यह अनुभव किया कि भारत में उस समय जो मुस्लिम थे उनकी शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत पिछड़े थे, इसलिए उन्होंने उनकी शिक्षा के प्रसार के लिए जो सुझाव दिया उसके लिए थे कि मुसलमान बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाए, मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल खोलने वाले को प्रोत्साहन किया जाए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में स्कूलों में हिंदुस्तानी के साथ साथ फारसी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और मुसलमान बच्चों को विशेष रूप से स्कॉलरशिप दिया जाए। साथ ही शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में मुसलमान बच्चों की शिक्षा की प्रगति को अलग से दर्शाया जाए, जिससे तदनुकूल तत्काल कदम उठाए जाए। इस तरह से उन्होंने मुस्लिम की शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सकारात्मक सुझाव दिए। नेक्स्ट है हमारा सजेशंस रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ बैकवर्ड एंड लोअर कास्ट्स। पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में सुझाव। आयोग ने पिछड़ी और निम्न जातियों के बच्चों के संबंध में निम्न सुझाव दिए, जिसमें था कि स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में बिना जाति भेदभाव किए सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए। पिछड़ी एवं निम्न जाति के बच्चों के लिए सरकार अलग से विद्यालय खोले। पिछड़ी एवं निम्न जाति के बच्चों के स्कूलों में यथासंभव पिछड़ी एवं निम्न जाति के शिक्षक नियुक्त किए जाए और पिछड़ी एवं निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा जो दी जाए वो निःशुल्क हो, उससे किसी प्रकार की फी नहीं लिया जाए और छात्र उन्हें विशेष रूप से छात्रवृत्ति दी जाए। इस तरह से उन्होंने पिछड़ी एवं निम्न जाति के बच्चों की शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अब है टिप्स रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दोहरी नीति अपनाई और सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, परंतु गैर सरकारी स्कूलों में प्रबंधकों की इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को अनुदान देते समय उनके शैक्षिक उपलब्धियों को देखा जाए। इससे उन्होंने धार्मिक शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने भारत में ईसाई मिशनरियों की भूमिका के संबंध में सुझाव देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में भारतीयों की शिक्षा का भार ईसाई मिशनरियों पर न छोड़ा जाए। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब जो भारत में स्कूल चल रहे हैं और जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा है उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करना है और इन स्कूलों में जो भी सहायता अनुदान दिए जा रहे हैं उनकी शर्तें समान हों। इस तरह से उन्होंने शिक्षा के लिए के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों को भी आगे बढ़ने की बात की। इस हम देखते हैं कि जो हंटर कमीशन है या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 है, उसने क्या किया कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप जो शिक्षा नीति अपनाई थी उसमें उन्होंने सभी लेवल की शिक्षा के लिए अलग से उद्देश्य, करिकुलम, टीचिंग मेथड, मीडियम ऑफ एजुकेशन सारे की व्यवस्था उन्होंने की थी। तो यह शिक्षा के अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही उत्तम बात है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि सारे कुछ उन्होंने व्यवस्था की। फिर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के भी उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्धारित किए और वैसे ही उन्होंने उच्च शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्धारित किए। साथ ही उन्होंने विमेंस एजुकेशन, वोकेशनल विमेंस एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन एंड जो बैकवर्ड चाइल्ड है तो उनके भी शिक्षा देने पे उन्होंने विशेष योगदान दिया। उसके संदर्भ में उन्होंने विशेष सजेशन सुझाव दिया। तो इससे हम देखते हैं कि हंटर कमीशन जो है वो भारतीय शिक्षा के लिए भी आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण रही। इस तरह से अगर उसका गुण दोष को देखा जाए तो सबसे पहला उसका गुण यह है कि इसने वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 के केवल उन्हीं तत्वों पर अपनी मोहर ठोकी जो भारतीय हित के हित में थी। फिर उसने इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को छोड़कर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब उसने प्राथमिक शिक्षा पर जो उसने स्थानीय निकायों का भार दिया, जिसमें आपके नगर पालिका और जिला परिषद थी,
जिसके आधार पर आपके जन शिक्षा का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर है आपके इस आयोग ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों भारतीयों पर छोड़कर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के प्रसार का मार्ग जो प्रशस्त किया, उसमें उन्होंने आज भी हम देखते हैं कि जो भी रिच है या जो भी धनी वर्ग के लोग होते हैं वो शिक्षा का भार अपने ऊपर लेते हैं, एक ट्रस्ट के थ्रू वो स्कूल चलाते हैं। तो उसी तरह आज भी वुड हंटर कमीशन में भी यह बात रखी गई थी कि जो शिक्षा है आपके माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा वो धनी और कुशल लोगों के हाथों में दिया जाए। साथ ही उन्होंने आपके वीमेंस एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, पिछड़ी जाति के बच्चों की शिक्षा सभी के बारे में ठोस सुझाव दिया। साथ ही धर्म शिक्षा के संबंध में इसने जो जिस तरह की दोहरी नीति की सिफारिश की वह उस समय की व्यवस्था के अनुसार बहुत ही अच्छी थी और आज भी वह व्यवस्था पूर्ण ही है। तो इससे हम देखते हैं कि हंटर आयोग जो है वो शिक्षा के संदर्भ में अनेक पक्ष से बहुत ही महत्वपूर्ण रही। अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के क्या दोष हैं। तो इस आयोग का एक प्रमुख दोष यह है कि सरकार का शैक्षिक उत्तरदायित्व तो सीमित कर शिक्षा के क्षेत्र में भारी उथल कर दी। मतलब कि राज्य पर शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होना चाहिए वो उसने जो अमीर और धनी वर्ग के लोग थे, कुशल वर्ग के लोग थे, उनके हाथों में देकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी उथल कर दिया। साथ ही इसने उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान देने की शर्तों को तो सरल बनाए, परंतु उसमें परीक्षा फर्ज जोड़ दिया। मतलब कि यह इसका एक बहुत बड़ा दोष था कि अगर स्कूल अच्छा कर रहा तभी उसको अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि इन्होंने जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए इसके संदर्भ में कोई भी सुझाव नहीं दिया। साथ ही आयोग ने मुस्लिम बच्चों के लिए जो अलग से स्कूल खोलने का सुझाव दिया, यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। तो यह भी एक तरह से यह डिमेरिट है। साथ ही आयोग ने पिछड़ी और निम्न जाति के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने और उनमें जहां तक संभव हो पिछड़ी जाति के और निम्न जाति के शिक्षक नियुक्त करने की जो बात करने का सुझाव दिया, यह सुझाव वर्ग भेद को बढ़ाने का सुझाव ही कहा जा सकता है। साथ ही इसने माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ग बनाने की बात की, जिसमें ए कोर्स और बी कोर्स जो था। तो इस तरह से इसके जो सुझाव थे वह एक दोषपूर्ण सुझाव थे। इस हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग जिसने अगर तत्कालीन भारतीय शिक्षा के संदर्भ में इन सारे तथ्यों को देखते हैं तो यह आज भी निरर्थक और दोष युक्त है। अब हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का भारतीय शिक्षा की नीति पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। तो इसने तत्कालीन सरकार ने इस आयोग के प्राय सभी सुझावों को स्वीकार किया और उसके आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार स्थानीय निकायों को हाथ में दे दिया। इससे लाभ कम हुआ और हानि अधिक हुई। सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थान का कार्य जो व्यक्तिगत हाथों में सौंप दिया। इससे यह लाभ हुआ कि देश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का प्रचार तेजी से हुआ, परंतु हानि यह हुई कि उसके स्तर में गिरावट हो गई और सरकार ने सहायता अनुदान की शर्तों को सरल बनाया। इससे संस्थाओं को आर्थिक अनुदान प्राप्त करने में सरलता हुई, लेकिन जगह जगह पर संस्थाएं खोली गई और उन्हें चलाया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसने जो है भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की नीति पर अपना प्रभाव दिया। दूसरी तरफ भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के प्रभुत्व को कम किया गया। इससे ईसाइयों के प्रति भारतीयों में जो विरोध उत्पन्न हो रहा था वह शांत हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो सारे आपके थे भारतीय शिक्षा आयोग के तत्कालीन प्रभाव भारत की शिक्षा नीति पे पड़ा और साथ ही इसके जो दीर्घकालीन जो परिणाम थे वो यह था कि भारत में माध्यमिक स्कूलों की संख्या और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में तो वृद्धि हुई, साथ ही स्कूलों की संख्या में अपेक्षाकृत छात्रों की संख्या बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में कोई विशेष उत्साहवर्धक नहीं दिखी।
मतलब कि उन्होंने जिस तरह से माध्यमिक और स्कूलों की व्यवस्था करना धनी और कुशल वर्ग के हाथ में दे दिया, इससे बहुत से जो बच्चे थे वो सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त किए। इससे पता चला कि भारत की जो जिस तरह की जनसंख्या थी वो आपके में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। मतलब जो जनसंख्या थी और जितने जनसंख्या का गणना किया गया है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं था। साथ ही उसके आधार पे बहुत सारे इस कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के सजेशंस को देखते हुए भारत में जिसमें आपके बाल गंगाधर ने पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, आर्य समाज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इसी तरह बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये सारे जो कॉलेज की स्थापना की गई वो भारत के धनी और कुशल वर्ग के द्वारा की गई, जो कि हंटर कमीशन आयोग की एक सिफारिश के आधार पर की गई थी कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था भारत में धनी और कुशल वर्ग के द्वारा ही की जाए। तो इसी के आधार पर भारत में बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना की गई, उच्च शिक्षा के केंद्र खोले गए। इस तरह हम देखते हैं कि हंटर आयोग भारत के शिक्षा के इतिहास में जो सुझाव थे, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को सौंपना, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों के हाथों में सौंपना, इन सुझाव का दूरगामी प्रभाव हुए। अगर निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो इसके लाभ अधिक हुए और हानि अपेक्षाकृत कम हुए। जो हानि हुई वो नीति के कारण हुई और स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत संस्थाओं के कारण जो हुई थी वह लापरवाही के कारण हुई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी हम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था और स्थानीय निकायों जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला परिषद के आधार पर जो करते हैं वो आपके हंटर कमीशन के द्वारा ही करते हैं। और जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की बात जो करते हैं उसके विकास से बात करते हैं, तो जिसमें उच्च एवं कुलीन वर्ग का तो आज भी हमारे देश में इन लोगों के द्वारा सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे फोकस कराया जाता है। तो इस हम देखते हैं कि हंटर कमीशन की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसने प्राथमिक शिक्षा में जो स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है वो आज भी की दृष्टि से सही प्रतीत हो रही है। इस तरह से हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 है, वो भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में दिग्दर्शित हो रही है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। जिन्हें नहीं आया हो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।